हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड बिफोर आई बिगिन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे साथ हमारे लाइव कोर्सेज के अंदर पढ़ना है तो उसका फीस है जस्ट 10,000 रुपीज, और इसके अंदर मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाने वाला हूं हमारे ही एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर। बेटा जी, इस चैप्टर के अंदर ना हम लोग बहुत सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। वो बच्चा जो पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहा है उसको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और हम कैसे कैसे इसको समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो चलो भैया, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन वांट्स के ऊपर। ये ह्यूमन वांट्स क्या होती है? अच्छा, अगर एक मिनट में आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये सारे नोट्स रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे, जाकर डाउनलोड कर लो। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। पूरे नोट्स मैंने हाथ से हैंड रिटन बनाए हुए हैं, हर एक टॉपिक इस पर्टिकुलर नोट्स के अंदर कवर्ड है। ठीक है, तो चलो बेटा, हम बात करते हैं ये ह्यूमन वांट्स क्या होता है। एक इंसान है, मान लेते हैं इसका नाम है नकुल। अब ये जो नकुल है ना, इसकी ना इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती है। अगर इसके पापा ने इससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, कहता है मुझे पापा कार चाहिए। थोड़े दिन बाद बोलते हैं बेटा तुम्हें क्या चाहिए, फिर बोलता है मुझे बाइक चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घूमने जाना है। मतलब इंसान की इच्छाएं कभी भी जिंदगी में खत्म होती ही नहीं है। तो ह्यूमन वांट्स के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो क्या बोलेंगे? वांट इज एन इफेक्टिव डिजायर for a particular thing which can be satisfied by making an effort to acquire it। ऐसी इच्छाएं जो हम अपने एफर्ट्स के द्वारा जिन्हें हम पा सकते हैं उसको हम ह्यूमन वांट्स कहते हैं। क्लियर बेटा जी? चलो बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अब वांट्स दो तरह की हैं। पहली है प्राइमरी वांट और दूसरी है सेकेंडरी वांट। प्राइमरी वांट को हम लोग नेसेसरी वांट बोलते हैं। जिंदगी जीने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकताएं हैं वो सब प्राइमरी वांट में है। और फिर सेकेंडरी वांट में दो चीजें आती हैं, एक होता है कंफर्ट और एक होती है लग्जरी। आओ जरा देखते हैं एक एक करके प्राइमरी वांट क्या है। वांट फॉर दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर द वेरी एग्जिस्टेंट, मतलब जो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वांट। ठीक है ना? उसके बाद सेकेंडरी वांट्स में क्या लिखा? वांट्स फॉर दोज गुड्स विच केटर टू कंफर्ट एंड लग्जरी। जैसे गर्मी हो रही है, मुझे एसी चाहिए, मेरे लिए कंफर्ट है। अब मेरे को मर्सिडीज चाहिए, वो मेरे लिए लग्जरी है। बात समझ में आ रही है? ह्यूमन वांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया। प्राइमरी मतलब जो जीने के लिए जरूरी है, नेसेसरी वांट्स, और दूसरी होती है सेकेंडरी, जिसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, कंफर्ट और लग्जरी। ठीक है ना बेटा जी? अब आते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आओ एक एक करके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निपटा डालते हैं। सबसे पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड। एक, जैसे मैंने अभी नकुल का एग्जांपल दिया था ना, किसी भी एक बंदे की इच्छा कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। एक नीड सेटिस्फाई होगी, दूसरी आ जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं ये बर्गर, मैंने बोला मेरे को बर्गर खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मैंने बर्गर खा लिया। अब मेरे को क्या लगेगा? अगली वांट आ गई, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। दैट मींस मैं कहना ये चाहता हूं कि ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी लिमिटेड, ये हमेशा बढ़ती चली जाएंगी। तो मैंने यहां लिखा भी है आपके लिए नोट्स, जिससे मैम आपके आंसर से खुश हो सके। ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस एंड और अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड बिकॉज पीपल हैव मल्टीपल वांट्स। एक इंसान के पास मल्टीपल वांट्स होती हैं, इसलिए कभी भी वांट्स खत्म नहीं हो सकती, दे आर अनलिमिटेड। दूसरा है वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक गुड्स कंज्यूम करेंगे, दूसरे गुड्स की अपने आप वांट क्रिएट हो जाएगी। जैसे मुझे पेन कंजम्पशन करना है तो मेरे को पेन के साथ इंक का अपने आप डिजायर या अपने आप वांट आ जाएगा। मैंने यहां लिखा क्या? व्हेन टू और मोर गुड्स आर वांटेड टुगेदर। जैसे कि कार और पेट्रोल, जैसे मुझे कार खरीदनी है तो पेट्रोल की वांट अपने आप क्रिएट हो जाएगी। आगे आते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स का मतलब क्या है? अ पर्टिकुलर वांट कैन बी सब्स्टिट्यूट या कैन बी सैटिस्फाइड बाय वन गुड और अनदर। जैसे मान लो मेरे को लगी है प्यास, अब प्यास को बुझाने के लिए या तो मैं पानी पी लूं, या मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं, या मैं जूस पी लूं। तो मतलब एक डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव सब्स्टिट्यूटेड और मल्टीपल प्रोडक्ट्स व्हिच कैन फीड
द सेम काइंड ऑफ वॉन्ट्स। आते हैं अगले पे, वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव किस तरह से होती है? मैन हैज लिमिटेड इनकम with which he can purchase either one commodity or the other। अब देख लो, मान लो मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो मेरे लिए स्टेशनरी खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मैं बर्गर खाने चला जाऊं उसी पैसों से। बर्गर ये टेबल पे रखा है, बड़ा क्यूट सा है, ये है लैंप, ये लैंप है, ठीक है ना। चलो भैया, मैं क्या बोलूं, मेरे पास लिमिटेड पैसा है, मुझे लगता है मैं बर्गर खा लूं या मैं जाकर बुक्स खरीद लूं, स्टेशनरी ले आऊं। तो क्या हो जाएगा, अब वांट्स आपस में कॉम्पीट कर रही हैं। जो ज्यादा जरूरी वांट है वो पहले सेटिस्फाई होगी, जो कम जरूरी वांट है वो बाद में सेटिस्फाई होगी। बात समझ में आ रही है? तो वांट्स कैसे कॉम्पिटिटिव है, ये बात समझ में आ रही है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। वांट्स मल्टीप्लाई, ह्यूमन वांट्स मल्टीप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद न्यू इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी। वांट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। भाई कई साल पहले तक ना माइक्रोवेव नहीं होते थे, या हमारे सेलफोन्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, तो हमारे पास उस तरह की चीजों की डिमांड ही नहीं थी, वांट ही नहीं थी। लेकिन जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, नए इनोवेशंस आए, हम लोग ने क्या किया, जो नए प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गया उसकी डिमांड करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रहा है? कुछ साल पहले माइक्रोवेव की डिमांड नहीं थी, आज की डेट में माइक्रोवेव घर घर में है। क्लियर है? सेम गोज विद रेफ्रिजरेटर, सेम गोज विद अदर थिंग्स। आगे आते हैं, वांट्स रिकर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज बर्गर कंज्यूम कर लिया है तो मैं जिंदगी में कभी भी बर्गर कंज्यूम नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज कंज्यूम कर लिया है, हो सकता है कल परसों ना कंज्यूम करो, एक दो दिन बाद फिर से मन करने लगेगा कंज्यूम करने का। मतलब वांट कैन बी सेटिस्फाइड टेम्पोरली, देयरफॉर दे अपीयर अगेन एंड अगेन। बार बार ये रिकर होती ही रहती है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कंज्यूम कर लिया जिंदगी भर आप सेटिस्फाइड होंगे, ना ना, बार बार वो अकर करेंगी। अ सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड, अगर, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, हम कोई एक या दो वांट को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम अपनी सारी इच्छाओं को कभी भी एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स, बट विद लिमिटेड रिसोर्सेज अ सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है ना। लेट्स से मैंने बोला मेरे को बहुत सारी चीजें चाहिए, तो बहुत सारी चीजों को हम एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार मेरा बर्गर खाने का मन है, तो बर्गर खाने की वांट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक का बर्गर है, कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। लिखा गया सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वांट्स को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ वांट्स को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे को टेलीविजन खरीदना है, ये इतना जरूरी नहीं है, हो सकता है हम इसकी वांट को पोस्टपोन कर दें, लेकिन मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, उस वांट को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल लिखा है, वांट ऑफ टीवी कैन बी पोस्टपोन्ड, व्हाई वांट ऑफ फूड कैन नॉट बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तुम लोग फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से, मैं बार बार बोल रहा हूं, जाकर नोट्स उठा लेना, भूल मत जाना भाई लोग। चलो, वांट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी। एप्लीकेशन आपको मिल जाने वाला, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस सब जानते ही आप सब लोग वैसे तो, लेकिन फिर भी वांट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी। भैया कुछ चीजों को कंजम्पशन करना मेरे लिए अर्जेंट है, कुछ चीजों का कंजम्पशन करना मेरे लिए बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है, तो हर वांट अलग अलग अर्जेंसी लेकर आती है। सम वांट्स आर मोर अर्जेंट व्हाइल अदर्स आर लेस। ह्यूमन वांट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी और इंटेंसिटी। जैसे मुझे बुखार हो रहा है, मेरे लिए पैरासिटामोल खाना अर्जेंट है, ठीक है, मेरे को बुखार हो रहा है, मेरे लिए बर्गर खाना अर्जेंट नहीं है। तो हो सकता है कोई वांट्स हमारी अर्जेंट हो और हो सकता है कुछ वांट्स हमारी अर्जेंट ना हो। आगे बढ़ते हैं, वांट्स रिमेन अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अब जैसे कि लेट्स से तुमने कार ले ली अभी, लेट्स से, वरना तुम्हारे दिमाग में ख्याल आने लगा यार मर्सिडीज भी ले ले क्या, यार BMW खरीदने क्या। मतलब एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी अपने आप जाग जाती है भाई साहब। तो क्या लिखा है, ह्यूमन वांट्स आर अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज। अगर आपके पास कोई ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज अभी तक नहीं है, उसकी वांट उसके पहले आ जाएगी। ठीक है ना बेटा जी। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करने जा रहे हैं, बाबू ये कंजम्पशन क्या होता है। किसी चीज को खा लेना, कंज्यूम कर लेना, इस्तेमाल कर लेना, उस चीज को हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं। डायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज नोन एज कंजम्पशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कंजम्पशन किसे बोला जाता है, सबको समझ में आ रहा है। अब दूसरा टर्म है सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब क्या है, आपने कंजम्पशन कुछ इस प्रकार से किया है जिससे फ्यूचर जनरेशन की किसी भी नीड को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने।
ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल कंजम्पशन। आसान भाषा में क्या लिखेंगे, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच मीट द नीड्स ऑफ पीपल एंड इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए अगर आपने जो कंजम्पशन किया है उसको बोलते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन। जैसे बोलते नहीं है कि सारा कोयला आज इस्तेमाल मत कर लो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहने दो, सारा पानी आज मत खर्च कर डालो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहने दो। लाइक वाइज उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल कंजम्पशन। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन क्या है, मतलब जरूरत क्या है कंजम्पशन की, जरूरत क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कंजम्पशन इज अ प्राइमरी मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यार लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब लेन देन, पैसे रुपए से रिलेटेड चीजें। भाई पैसे रुपए से रिलेटेड चीजें तभी एग्जिस्ट करेंगी जब लोग कोई कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। भाई मेरे को बर्गर खाना है इसलिए बर्गर प्रोड्यूस किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कंजम्पशन इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा, कंजम्पशन इज द एंड पर्पस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भैया हम पैसे कमा क्यों रहे हैं? सामान को कंज्यूम करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो एंड प्राइमरी भी है और एंड रीजन भी कंजम्पशन ही है। कंजम्पशन इज द इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम किस तरह से रहते हैं, हम कौन सी गाड़ी में चलते हैं, हम कौन सी घड़ी पहनते हैं, वो सब क्या बताते हैं? वो सब बताते हैं आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और वो कैसे पता चलता है? थ्रू कंजम्पशन। क्लियर है ना बेटा जी? आगे बढ़े। कंजम्पशन इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देश की तरक्की, हमारे संसार की तरक्की, हमारी इकोनॉमी की तरक्की डिपेंड करती है कंजम्पशन के बेसिस पर। लोग जितना अच्छा सामान कंज्यूम कर रहे हैं उतनी ज्यादा अच्छी या उतना ज्यादा वेलफेयर हमारी इकोनॉमी का होगा। चले बेटा जी आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है यूटिलिटी। देखो चैप्टर हमारा बेसिक कंसेप्ट्स है, तुमको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज मिलने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर जो तुम आराम आराम से समझते चलोगे। यूटिलिटी क्या होता है? लेट्स से मैं तुमको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मुझे लगी है प्यास और ये पानी की बोतल मेरे लिए यूटिलिटी है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके वो यूटिलिटी है। मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। और जनरली यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके वो यूटिलिटी है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या है बेटा जी। सबसे पहला, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है मेरे लिए एक सामान की ज्यादा यूटिलिटी हो और दूसरे सामान की कम यूटिलिटी हो, और किसी दूसरे पर्सन को अलग तरह से उसकी यूटिलिटी हो सकती है। मेरे लिए मेरी लाइफ में लेट्स से बर्गर की ज्यादा यूटिलिटी है और बर्गर की यूटिलिटी दूसरे की लाइफ में बड़ी कम है। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। तो क्या लिख सकते हैं आप? इट कैन बी ऑब्जर्व एंड इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाइड। याद रखना, कैन नॉट लिखा है। इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाइड। इट रिसाइड्स इन द माइंड ऑफ पीपल। ये इंसान के दिमाग के हिसाब से, ठीक है ना। हर इंसान के लिए अलग कमोडिटी की अलग यूटिलिटी होती है। दूसरा, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी बोलते हैं कि इकोनॉमी की यूटिलिटी को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। कोई भी मेजरिंग रॉड नहीं है जिससे हम यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर कर सकें। तो लिखा इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स। देयर इज नो मेजरिंग रॉड फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। कोई मतलब बैरोमीटर नहीं है जिससे हम यूटिलिटी को मेजर कर सकें। तीसरा पॉइंट है यूटिलिटी इज रिलेटिव। अलग अलग टाइम पर, अलग अलग प्लेस पर यूटिलिटी चेंज होती रहती है। जैसे बचपन में मेरे लिए वीडियो गेम्स की बहुत ज्यादा यूटिलिटी थी। आज मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरे लिए वीडियो गेम्स की कोई भी यूटिलिटी अब नहीं है। मतलब एक एज में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कुछ यूटिलिटी होती है, अगले एज में हो सकता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कोई यूटिलिटी ना हो, ठीक है ना। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आगे लिखा यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स यूजफुलनेस। भाई चीजें जरूरी हैं और मेरे लिए किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेट्स से एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकर है या अल्कोहल का कंज्यूम करता है, तो उसके लिए अल्कोहल यूजफुल नहीं है, लेकिन अल्कोहल का कंज्यूम करना उसके लिए यूटिलिटी, उसको सेटिस्फाई करता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी इवन दो इट मे नॉट बी यूजफुल।
हो सकता है कि ये कोई पर्टिकुलर कमोडिटी यूजफुल ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो यूटिलिटी पॉजेस करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। तो एग्जांपल मैंने लिकर और सिगरेट से दिया आपको। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे लिए? नो मॉरल और लीगल कॉनोटेशंस। नो मॉरल और लीगल कॉनोटेशंस का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी ना कभी सही कभी गलत के बारे में नहीं बताता, ठीक है ना। हो सकता है किसी के लिए नॉन वेज कंज्यूम करना अच्छी बात हो और किसी के लिए नॉन वेज कंज्यूम करना गलत बात हो। तो यूटिलिटी हैज नो एथिकल एंड मॉरल इंप्लीकेशंस, इट इज न्यूट्रल बिटवीन गुड और बैड। और अगला पॉइंट आया, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसका कोई भी डेफिनेट टर्म नहीं है, कोई डेफिनेट तरीका नहीं है जिससे हम यूटिलिटी को डिफाइन कर सकें, क्योंकि ये विभिन्न विभिन्न लोगों में चेंज होता रहता है। हर एक इंसान के हिसाब से यूटिलिटी की डेफिनेशन अलग है, तो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलो बेटा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या? मैंने एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम किया, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है, उस चीज को बोलेंगे हम टोटल यूटिलिटी। अगला टर्म है मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया, फिर दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम किया, जो चेंज आया है मेरी टोटल यूटिलिटी के अंदर, हम उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आइए जरा देखते हैं। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सैटिस्फैक्शन फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम, यहां लिखते हैं टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड, एक टर्म मिसिंग है, डिराइव्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। टोटल सेटिस्फैक्शन जो डिराइव करेंगे एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, उसको बोलते हैं हम बेटा जी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन और मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। और कैसे लिख सकते हैं? mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब निकालेंगे कैसे, आओ जरा देखा जाए। एक शेड्यूल आपके पास दिख रहा है, 0 यूनिट्स पर 0 टोटल यूटिलिटी है, तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगी, बिकॉज इसका प्रीसीडिंग टर्म नहीं पता है हमको। जैसे 0 से 1 की यूनिट कंज्यूम की, यूटिलिटी हो गई 0 से लेकर 10 तक, तो कितना चेंज आया? 10 माइनस 0 दैट मींस 10। फिर 10 और 17 में कितना चेंज आया? 17 माइनस 10 दैट गोज टू 7। फिर 21 और 17 में कितना चेंज आया? 21 माइनस 17 दैट गोज टू 4। देन 22 माइनस 21 इज 1, 22 माइनस 22 इज 0, 19 माइनस 22 इज माइनस 3। तो तुम्हें यहां से समझ में क्या आया? तुम्हें यहां से समझ में यह आया, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। मतलब जो मेरी अर्ज है, जो मेरा सेटिस्फैक्शन, जो मेरी इंटेंसिटी है किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की, जैसे जैसे मैं उसको कंज्यूम करता चला जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। और कैसे निकाला है ये तुमको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक टॉपिक है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसी बात के बारे में बताता है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे बेटा जी, वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। लिखना क्या है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन विद एवरी एडिशनल यूनिट। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा जी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक ही वीडियो में हम लोग पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। चलो बेटा जी अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन क्या है, आओ जरा देखा जाए। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एक सामान को बनाना क्या है प्रोडक्शन। अब मैं बर्गर बना रहा हूं, तो बर्गर बनाने का ये जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन। तो लिखा है द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। वो तरीका जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन का मतलब बेसिकली होता है, इट मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एक किसी प्रोडक्ट को कुछ यूजफुल बना दिया जाए, ऐसा बना दिया जाए जिससे किसी की वांट्स, किसी की डिजायर को सेटिस्फाई किया जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा जी? आओ जरा बढ़े आगे। अब बात करने जा रहे हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। ये तो हमको पता है, लेकिन होता क्या है? देखो बेटा, रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वो रिसोर्सेज जिनसे किसी एक कमोडिटी को बनाया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
जैसे अगर मैं इसी बर्गर का बार बार एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज यही प्रॉप मेरे टेबल पे रखा हुआ है बेटा। मैंने बोला ये बर्गर किसी फैक्ट्री में बन रहा होगा, एक लेट्स से कैफे में बन रहा होगा, वो कैफे एक जमीन के ऊपर बना होगा, तो लैंड इज द पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, इसको बनाने वाला कोई आदमी होगा, मतलब जो अपनी लेबर सर्विसेज दे रहा होगा, तो लेबर। इसको बनाने में रॉ मटेरियल्स पैसे लग रहे होंगे, मतलब कैपिटल। और लेट्स से इसको बनाने वाली कंपनी का नाम मैकडॉनल्ड्स है, तो वो क्या हुई, वो ही एंटरप्रेन्योर। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चलो बेटा, हम अब बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। हालांकि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टॉपिक है, आपको समझ में भी आ जाएगा, बहुत इसको इन डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आओ जरा देखते हैं। पहला पॉइंट, देयर इज कोऑपरेशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, कोऑपरेशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर सब एक साथ मिलकर आएंगे तभी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। दूसरा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वेज। जो भी मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हम इसको अलग अलग तरह से कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, फैक्टर सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन। जो फैक्टर सर्विसेज हैं, फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? हमने जो लेबर दिया है उससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने फैक्टर सर्विसेज बोला। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। जमीन की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेबर की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, एंटरप्रेन्योर की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, पैसों की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो भाई ये थे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आओ बेटा अगले टॉपिक पर बढ़ने जा रहे हैं, और अगला टॉपिक है प्राइस क्या है। ये पैसा, प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला ये बर्गर मार्केट में 100 रुपए का आता है, तो 100 रुपए इसकी प्राइस है। ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है, आओ जरा देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द यूनिट और अमाउंट ऑफ मनी, यूनिट और अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू बी गिवन टू गेट दिस कमोडिटी। एक सामान को एक्वायर करने के लिए जो आपको पैसा पे करना पड़ता है उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। जैसे मुझे ये बर्गर को कंज्यूम करना था, इसके लिए मेरे को 100 रुपए देने पड़ गए, तो 100 रुपए इसकी प्राइस हो जाएगी। अब एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। मैं बोला मेरे देश में हजारों तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसका एवरेज प्राइस क्या होगा, उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सारे कमोडिटीज का एवरेज प्राइस को जनरल प्राइस लेवल कहा जाता है। चलें बेटा जी आगे बढ़ें। अब अगले टर्म पे आ रहे हैं हम लोग। अगला टर्म है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को आसान हिंदी भाषा में हम लोग महंगाई भी कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इसमें दो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब लगातार, एंड एप्रिशिएबल राइज, लगातार बढ़ोतरी होना, परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स। मतलब लगातार अगर किसी के प्रोडक्ट में जनरल प्राइस लेवल में, मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में लगातार अगर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रहेगी, लगातार प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। जैसे लेट्स से ये बर्गर पिछले साल 100 रुपए का आता है, अगले साल 110 रुपए का आता है, उसके अगले साल 120 रुपए का आता है, तो जो जो इसका रेट बढ़ता जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। अब देखो जनरल प्राइस लेवल तो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं, इन्फ्लेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मान लो इस बर्गर को कंज्यूम करने के लिए लोगों में लड़ाइयां हो रही, बहुत ज्यादा डिमांड है इस बर्गर की, लोग बोलते हैं भैया यही डिमांड खाना, यही बर्गर खाना है भाई साहब, शुभम जगदीश का बर्गर है भाई साहब, यही बर्गर खाना है। लोगों की डिमांड की वजह से अगर प्रोड्यूसर इसका प्राइस बढ़ा देगा तो उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है ना? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन अराइजिंग फ्रॉम डिमांड फोर्सेस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मेरे बर्गर का प्राइस इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बढ़ जाता है, मान लेते हैं बर्गर पहले 40 रुपए का बनता था,
अब ये बर्गर लेट से 60 रुपए का बनने लगा, 60 रुपीज का बनने लगा, तो इसको बनाने का खर्चा बढ़ गया ना। अब बनाने का खर्चा बढ़ गया इसलिए इसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई। इसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन अराइजिंग फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से किसी की प्रोडक्ट की प्राइसेस में बढ़ोतरी हो जाए, उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। चल बेटा जी अगले टर्म के ऊपर आते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। प्राइस अलग है, इन्फ्लेशन अलग है, वैल्यू अलग है। अब ये वैल्यू क्या होता है? इट रेफर्स टू वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय अ हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड मतलब वो लोग जो घरों में रहते हैं, जो अपनी सर्विसेज देते हैं किसी और को, और अपना नॉर्मल लाइफ, जो वो लोग जैसे हम लोग जो जो नौकरी करते हैं, वो लोग सब लोग हाउस होल्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब क्या बोला? इट रेफर्स टू वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय अ हाउस होल्ड। एक ऐसी चीज जिसको हाउस होल्ड ने डिसाइड किया कि इसके कितने पैसे होने चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अब वैल्यू को मैंने दो पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग। एक तो होता है वैल्यू इन यूज और दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। मतलब मैं किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हूं, उसके यूजफुल में बड़ी वैल्यू, उसके उसके यूज में बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे वैल्यू इन यूज। मतलब इट रिलेट्स टू कंजम्पशन वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। एक प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं बड़ा इसकी वैल्यू बहुत बढ़िया है यार। कंजम्पशन करते समय किसी चीज की वैल्यू पता चले, पानी प्यास लगी, पानी पी रहे हैं, तो पानी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू इन यूज। दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। मान लेते हैं मैंने अपना मोबाइल फोन बेच दिया किसी और को, बेचकर मुझको पैसा मिल रहा है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज नोन एज वैल्यू इन एक्सचेंज। अब वैल्यू इन एक्सचेंज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। वैल्यू इन एक्सचेंज को एक बोला है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर किसी भी कमोडिटी को पैसे के टर्म्स में व्यक्त कर दें, वैल्यू कर दें, मतलब कैलकुलेट कर लें, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल वैल्यू। और दूसरा होता है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का मतलब होता है सीधा सीधा परचेजिंग पावर से। इट रेफर्स टू परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटीज। एक कमोडिटी की तुलना में दूसरे कमोडिटी की परचेजिंग पावर कितनी है, इसको बोलेंगे रियल वैल्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं 100 रुपए में 1 किलो एप्पल खरीद सकता हूं, या मैं एक बर्गर खरीद सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू 1 kg ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू 1 बर्गर। तो दिस इज रियल वैल्यू कि एक्सचेंज में, परचेजिंग पावर में एक कमोडिटी की दूसरी कमोडिटी में क्या एक्सचेंज वैल्यू है। ठीक है ना? चलिए बड़े मार्केट के बारे में बात करते हैं। वो जगह है जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं सो दैट एक्सचेंज के प्रोसेस को पूरा किया जा सके। मुझे सामान खरीदना है, तुम्हें बेचना है, हम लोग एक जगह एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मिलेंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन मॉडल हो, उस चीज को हम लोग मार्केट बोलेंगे। इट मीन्स अ सिस्टम or setup in which buyers and sellers of a commodity are able to interact and communicate with each other to strike a deal about the price and quantity to be bought and sold। मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा जिसकी वजह से वो कोई सामान खरीदेंगे या बेचेंगे। उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग मार्केट कहते हैं। अब मार्केट के भी क्लासिफिकेशन है, दो तरह की मार्केट है। एक होती है बेटा गुड्स मार्केट और दूसरी है फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट का मतलब क्या हुआ? वो मार्केट जहां पर गुड्स और सर्विसेज को परचेज और सेल किया जाता है। वेयर एज फैक्टर मार्केट का मतलब क्या हुआ? वो मार्केट जहां पर फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है आपको पता होना चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज होगा वो गुड्स मार्केट, जहां पर फैक्टर सर्विसेज का सेल और परचेज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फैक्टर मार्केट। सिंपल। चलो बेटा जी आगे बढ़ते और हम बात करने जा रहे हैं मनी क्या है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। आओ जरा पैसा देखते हैं। मनी का मतलब क्या है? मनी का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ऐसी कोई चीज जो किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस में इस्तेमाल की जाए, किसी भी चीज को स्टोर करने में, किसी भी चीज को मेजर करने में इस्तेमाल की जाए, उसको हम मनी कहेंगे। लेट्स से मुझे ये बॉटल खरीदनी है,
इस बॉटल को खरीदने के लिए लेट्स से मुझे 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो 200 रुपए एक्सचेंज के प्रोसेस में हेल्प हुए। अब ये बॉटल को मुझे सेव करके रखना है अपने पास, तो ये मैं क्या बोलूंगा, 200 रुपए की बॉटल सेव कर ली। अब ये बॉटल की वैल्यू मुझे मेजर करनी है कि बॉटल कितने की आएगी, तो मैं बोलूंगा 200 की आएगी। तो एक्सचेंज में, मेजर में और स्टोर में जो चीज हेल्प की जा सके उसको मनी कहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में ना दो तरह की इकोनॉमी होती थी, दो तरह के सिस्टम्स चलते थे। एक होता था बार्टर सिस्टम और दूसरा होता था मनी सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम गुड्स के बदले में गुड्स हम एक्सचेंज किया करते थे, उसको बार्टर इकोनॉमी बोलते थे। उसमें क्या होता था, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मेरे पास बर्गर, तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक है, मैंने तुम्हें बर्गर दे दिया, तुमसे मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली, इसे क्या बोलेंगे, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज, बार्टर इकोनॉमी है। और आगे बढ़ते हैं, मनी इकोनॉमी क्या होती है, जरा देखो। इकोनॉमी यूजिंग मनी एज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉर कैरिंग आउट वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इज नोन एज मनी इकोनॉमी। जहां पर अब मेरे पास पैसा, मेरे पास सामान है, तुम्हारे पास पैसा, तुमने मुझे पैसा दिया, मैंने तुम्हें सामान दिया, इसको बोलेंगे मनी इकोनॉमी। जहां पर एक्सचेंज मैकेनिज्म में पैसे का इस्तेमाल हो रहा है उसको मनी इकोनॉमी कहा जाएगा। सिंपल है। चलो बेटा जी, अब बात करते हैं ये इनकम क्या होता है। इनकम, कमाई क्या है, आओ जरा देखते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी अक्रूइंग टू एन इंडिविजुअल, वो सारा पैसा जो एक इंडिविजुअल के पास आ रहा है या सारे लोगों के पास आ रहा है उसको इनकम बोलेंगे। और ऑल पीपल इन इकोनॉमी ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं ये बोलूं, लेट्स से मेरे को 10 करोड़ रुपए किसी ने दे दिए कि ये लो शुभम जगदीश 10 करोड़ रुपए अपने पास रख लो, तो 10 करोड़ रुपए की मेरी क्या हो जाएगी, 10 करोड़ की मेरी इनकम हो जाएगी। अब इनकम को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होती है बेटा फैक्टर इनकम और दूसरी होती है नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स लार्जली बाय सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज टू देम। मान लो मैं लेबर हूं, मैं अपनी सर्विसेज किसी को देता हूं, मैं किसी का नौकरी करता हूं तो मुझे सैलरी मिलती है, तो सैलरी मेरे लिए इनकम का सोर्स हो गई, वो मेरे लिए फैक्टर इनकम हो गई। दूसरी इनकम होती है नेशनल इनकम, जो देश कमा रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब हमारा देश कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर बेच रहा है, वो जो पैसे क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। हालांकि इन सारे टॉपिक को डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे, जितना अभी जरूरी है वही हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब तीसरा टॉपिक है ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा मतलब प्रत्येक व्यक्ति की इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, एवरेज इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में हर व्यक्ति इंडिया का कितना पैसा कमाता है उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। अब पर कैपिटा इनकम को निकालेंगे कैसे, निकालेंगे नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हम अपने देश की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर देंगे तो आएगा पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की इनकम। चलो भैया बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से खत्म इस चैप्टर को करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अब बात करने जा रहे हैं बाबूजी सेविंग क्या होता है। मतलब वो मेरी इनकम का वो हिस्सा जो मैंने खर्च नहीं किया वो मेरी सेविंग है। इसका मतलब क्या है, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। वो पार्ट ऑफ इनकम जो कंजम्पशन पे नहीं खर्च किया गया है उसको हम लोग बेटा जी सेविंग कहेंगे। अब अगर एक इंडिविजुअल पैसे बचा रहा है तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सेविंग। सेविंग्स बाय एन इंडिविजुअल इनकम अर्नर इज नोन एज इंडिविजुअल सेविंग। एक्सक्यूज मी। अगर कोई बिजनेस हाउस पैसे बचा रहा है तो उसको बोलेंगे बिजनेस सेविंग, और अगर कोई गवर्नमेंट पैसे बचा रही है तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सेविंग। ठीक है ना। अगर हम इन तीनों सेक्टर्स की सेविंग्स को ऐड कर दें तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट सेविंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आया बेटा जी। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब आपने रिसोर्सेस को कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया है कि आपने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया हमारे देश के अंदर। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया मतलब वो सारे गुड्स जिनसे और गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके।
उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। मतलब लेट्स से मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैंने मशीनरीज बना दी, अब उस मशीनरी से हम और गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? अब इन्वेस्टमेंट को भी 3 पार्ट में बेटा जी क्लासिफाई किया गया है। एक होता है प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसिंग एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। अब देखो लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। लोग घर खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। और लोग किसी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल देते हैं, एफडी एंड ऑल, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? बस इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है बेटा जी। अब हम बात करने जा रहे हैं वेल्थ क्या है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? तो वेल्थ का बेसिक मतलब है स्टॉक ऑफ ऑल दोज असेट्स विच आर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब मेरे वो सारे एसेट्स जो मेरी इनकम का सोर्स हैं वो मेरे लिए वेल्थ कहलाएंगे। अब वेल्थ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे वेल्थ एक यूटिलिटी होगी, मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, कुछ जरूरत होना चाहिए। स्कार्सिटी, वेल्थ हमेशा एक स्कार्स रिसोर्स है, एबंडेंस में अवेलेबल नहीं होता है। ट्रांसफरेबिलिटी, जैसे तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर आज ट्रांसफर होगी, मतलब वेल्थ कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। इट हैज सम एक्सचेंज वैल्यू, अगर उसको बेच दें तो बदले में हमको कुछ पैसे मिलने चाहिए। तो वेल्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ में आ गई। यूटिलिटी होनी चाहिए, स्कार्सिटी होनी चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए और एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। आओ जरा बात करते हैं ये पर्सनल वेल्थ क्या होता है और नेशनल वेल्थ क्या होता है। पर्सनल वेल्थ रेफर्स टू स्टॉक ऑफ ऑल दोज असेट्स विच आर ओन्ड बाय अ पर्सन। अगर एक पर्सन की सारे स्टॉक ऑफ एसेट्स को ऐड कर दिया जाए तो वो उसकी पर्सनल वेल्थ कहलाएगी। सिमिलरली नेशनल वेल्थ इज स्टॉक ऑफ ऑल टेंजिबल वेल्थ दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देश के सारे वो असेट्स जिनको हम ऐड कर दिया जाए जिससे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जा सके, उसको हम नेशन की वेल्थ कहते हैं। ठीक है बेटा जी, चलूं बाड़े आगे बढ़ते और अगला टॉपिक है हमारा ये वेलफेयर क्या होता है, समाज सेवा क्या है। वेलफेयर का मतलब क्या है? सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ वेलबीइंग अमंग पीपल। अगर लोग खुश हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं, एक दूसरे की हेल्प करने में उनको मजा आता है, तो उस चीज को हम वेलफेयर कहेंगे। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। अगर मैं सारे लोगों की हैप्पीनेस को ऐड कर दूं तो उसको हम बोलेंगे सोशल वेलफेयर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेलफेयर के ऊपर। सबसे पहला है बेटा जी इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या? वो वेलफेयर जिसको हम पैसों के टर्म्स में वैल्यू कर सके। मतलब दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर that can be directly or indirectly measured in monetary terms। वो वेलफेयर जिसको हम पैसों के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? वो वेलफेयर जिसको पैसों के टर्म्स में कभी भी वैल्यू नहीं किया जा सकता है। वेलफेयर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। चलो बेटा, अब ये चैप्टर हमारी आखिरी सांसें ले रहा है, फटाफट से हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। ये बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है? कभी फ्लक्चुएशंस जो हमारी इकोनॉमी में होते हैं उसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। लिटरल वर्ड्स में हम कैसे बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज रिकरेंट फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। जो फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर उसको हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। ये किस तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं आओ जरा देखा जाए। हमारी इकोनॉमी में कभी कभी क्या आता है? रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, इन्फ्लेशन आता है, पीक आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। ये सब क्या है? ये सब हमारी बिजनेस साइकिल है। एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या? देश में कस के तरक्की हो रही है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सबके पास पैसा है। रिसेशन मतलब क्या होता है? लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, लोगों के पास खरीदने के लिए एकदम इनकम ही नहीं है। फिर क्या? डिप्रेशन मतलब सीवियर प्रॉब्लम आ गई है, एकदम रुपया नहीं है लोगों के पास, सारे इनकम के सोर्सेज मर चुके हैं। रिकवरी और रिवाइवल का मतलब क्या? धीरे धीरे लोगों ने वापस से पैसा कमाना शुरू कर दिया है, लोगों ने वापस रोजगार की तरफ जाना शुरू कर दिया है, उसको हम लोग रिवाइवल या रिकवरी भी कहते हैं। एकदम समझ में आ रही है बेटा जी? चले आगे बढ़े। अब बात करते हैं वन ऑफ द लास्ट टॉपिक के बारे में, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है।
आओ जरा फटाफट से देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड में बी डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स विच ऑल बायर्स ऑफ फाइनल आउटपुट इन एन इकोनॉमी डिजायर टू परचेज। मतलब अगर मैं अपने देश की टोटल डिजायर को ऐड कर दूं, वो मेरे लिए क्या आ जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स विच ऑल बायर्स ऑफ फाइनल आउटपुट इन द इकोनॉमी डिजायर टू परचेज। अब एग्रीगेट डिमांड को हम क्या लिख सकते हैं? सी प्लस आई प्लस जी। सी मतलब यहां पर होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरा चैप्टर क्लास 12th में आएगा। चैप्टर नंबर 12 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप पढ़ेंगे। आओ देखते भैया एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। मतलब अगर सारे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई या इंटेंट टू सप्लाई को हम ऐड कर दें, उसे एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। आओ जरा देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट which all firms or producers are willing to produce in an economy। जो सारे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा जी एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई होता है C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, अब आते हैं बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने के लिए। बड़े आसान से हैं, आपको पता भी है। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हाउस होल्ड कौन होता है। हाउस होल्ड पता है? जो कहीं नौकरी करने जाता है, ठीक है, जो सामान खरीद के अपने फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हाउस होल्ड बोलते हैं। मैंने लिखा भी है आपके लिए, पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर who take economic decisions about the type of commodities to be purchased। ये डिसीजन लेते हैं किस तरह का सामान कंज्यूम करना है, किस तरह का नहीं कंज्यूम करना है। हम और तुम, मैं वीडियो बना रहा हूं, तुम वीडियो देख रहे हो, दोनों लोग ही हाउस होल्ड की कैटेगरी में हैं। फर्म्स मतलब क्या? प्रोड्यूसर्स। एंटिटी विच एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस कमोडिटीज दैट इट सेल्स टू अदर पीपल। बिजनेस हाउसेस को हम लोग फर्म्स कहते हैं। गवर्नमेंट कौन होती है? वो एसोसिएशन जिसके पास पॉलिटिकल और लीगल पावर है, उसको गवर्नमेंट कहेंगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट पोजेस लीगल और पॉलिटिकल पावर, उसको गवर्नमेंट कहा जाता है बेटा जी। अब दो कॉन्सेप्ट बचा है। सर ये स्टॉक क्या होता है और ये फ्लो क्या होता है? स्टॉक मतलब ऐसी कोई चीज जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सके। स्टॉक वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी को मेजर करेंगे तो उसको स्टॉक वेरिएबल बोलेंगे। अगर किसी एक चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे तो उसको फ्लो वेरिएबल बोलेंगे। जैसे मैं ये बात बोलूं तुम्हें कि शुभम जगदीश की आज शाम को 6 बजे 3rd of August को कितनी इनकम है, तो ये हो गया स्टॉक वेरिएबल। और मैं बोलूं शुभम जगदीश की पिछले 2023-24 में कितनी इनकम है, उसको बोलेंगे फ्लो वेरिएबल। बस इतना सा इस टॉपिक में है जो आपको पढ़ना है। धन्यवाद है भैया बहुत सारा। आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप डाउनलोड कर लो अगर नहीं की है, और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ये नोट्स आप ले सकते हैं। दिस इज शुभम जगदीश। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग।